हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 5। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ के ऊपर काफ़ी सारे अच्छे सवाल और साथ ही साथ हमने इक्विलिब्रियम के कुछ बेसिक सवाल कर दिए थे। हमने ये समझा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसी स्टेट होती है बॉडी की जब उस बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और आज ही हम अपना इक्विलिब्रियम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम उसके कवर कर रहे होंगे। बस इसके बाद इक्विलिब्रियम का एक ही टॉपिक आएगा, उसका एक सेपरेट लेक्चर आएगा जो कि है हमारा पेंडुलम प्रॉब्लम्स। तो वो उसको हम अगले लेक्चर में देख रहे होंगे। आज हम क्या करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, इक्विलिब्रियम के ऊपर काफ़ी सारे सवाल देख रहे होंगे। हम दो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और उन्हीं दोनों को हम अच्छे से समझ रहे होंगे। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने समझाया था कि आखिर इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम ये जो शब्द है ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है बॉडी की जब उस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा होता है, जब उस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा होता है वो भी जीरो हो और उस बॉडी पे जो नेट टॉर्क लग रहा होता है वो भी जीरो हो जाए। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो होते क्या हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम के कौन कौन से टाइप्स, इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स। पहला क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा टाइप क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आया, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या है। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक कटोरी है। क्या है मेरे पास, कटोरी। इस कटोरी का मैं क्या करूँगा, कुछ खाऊंगा इसमें, नहीं। इस कटोरी से मैं एक चीज़ समझने की कोशिश करता हूँ। अगर ये मेरे पास एक कटोरी है एंड मैंने इसके यहाँ पे एक छोटी सी मोती रख दी, मोती होती है ना, बीड, एक छोटा सा बॉल रख दिया। ठीक है, ये क्या है, एक छोटी सी मोती। ठीक है, अब ये यहाँ पे पड़ी हुई है आराम से, इस पर कुछ भी नेट फोर्स नहीं लग रहा, इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि कौन बैलेंस कर रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। तो कुल मिला के ये रेस्ट पे रखी हुई है बढ़िया से और ये इक्विलिब्रियम पे है क्योंकि इस पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा। आया, ठीक है। अब अगर मैं इस मोती को उठा के थोड़ा सा ऐसे कर दूं, इसको उठा के ऐसे यहाँ पे लेके आता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, इस मोती को मैंने उठाया और मैंने कहा इसको लेके गया यहाँ पे। अब क्या, जब मैं इसको यहाँ से छोड़ दूंगा, ये पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे था, इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे था, है ना। अब मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया, कुछ यहाँ पे छोड़ दिया। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, तो ये वापस नीचे आएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से वापस नीचे आएगा। बहुत बढ़िया। और ऐसे आएगा, ऐसे करते कुछ टाइम के बाद वापस से इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुक जाएगा। हाँ, अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इस तरफ लेके जाऊँ तो, और यहाँ पे रख दूँ, अब क्या होगा, मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया और फिर इसको छोड़ दिया, तो अब क्या होगा, ये फिर से यहाँ पे नीचे गिरेगा, फिर से यहाँ पे नीचे जाएगा, है ना। ये फिर से यहाँ पे नीचे जाएगा, तो ये यहाँ पे गया। अब यहाँ पे भी ऐसे होने लगेगा, ऑसिलेशंस करेगा छोटे छोटे, और उसके बाद ये वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। हाँ, तो इससे हमें समझ क्या आया, जैसे ही हमने इस छोटी सी मोती को, इस छोटे से बॉल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा के कोई और पोजीशन पे हमने इसको रख के छोड़ दिया, तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। मतलब हमने, ये है ना, जैसे ये पहले अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, अब ये वापस क्या हुआ, डिस्प्लेस होने के बाद ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। तो जब कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होने के बाद वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, जब मैं उसको छोड़ दूं, तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल क्या होता है, जब वो वापस ना आए। वापस कैसे नहीं आएगा, जैसे अगर मैं इस कटोरी को उल्टा रख दूं, ये ऐसे थे ना, मैं इसको उल्टा रख दूं, उल्टा कैसे,
ऐसे। इस कटोरी को मैं ऐसे रख दूँ उल्टा, ठीक है। अब मैंने जो मोती रखी हुई है इसके बाहर वाली साइड रखी हुई है यहाँ पे। अब मैंने जो मोती रखी हुई है इसके बाहर वाली साइड रखी हुई है यहाँ पे। हाँ, अब मैं क्या करूँ, मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूँ, मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूँ यहाँ पे रख दूँ। मैंने क्या किया, इस मोती को यहाँ से हटा के थोड़ा सा, यहाँ से हटा के इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे डिस्प्लेस करके रख दिया। अब क्या होगा, अब क्या ये वापस पीछे आएगा यहाँ पे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, या नीचे गिर जाएगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। जब मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये वापस यहाँ नहीं आया, ये वापस यहाँ नहीं आया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये नीचे जाके गिर गया। मतलब इस केस में ये जो मोती थी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिटर्न नहीं करी। तो जब ये रिटर्न ना करे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, वैसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आ गया, इतना समझ में आ गया। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी released from when a body when a body displaced from its equilibrium position, when a body displaced from its equilibrium position, जैसे मैंने बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, एंड देन रिलीज्ड। डिस्प्लेस करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, then it returns to its equilibrium position। तो जैसे ही मैं किसी बॉडी को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इसको छोड़ दूं एंड देन रिलीज, तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिटर्न करेगा। ऐसे वाले इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आया, ऐसे वाले इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, when a body displaced from its equilibrium position and then released, does not return to its equilibrium position is called unstable equilibrium। मतलब जब मैं किसी बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते गए यहाँ पे इसको छोड़ दूं, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया एंड देन इसको छोड़ दिया, तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिटर्न नहीं हुआ। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को मैं क्या बोलूंगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इतना आ गया। छापो इसको, अरे छापो छाप लिया, मिटा दे। नोट्स बनाते हो ना तुम लोग? नहीं सर, हम तो आपको लिखते हुए देखते हैं सर। बताओ यार। अब हमारे पास बहुत सारे टाइप के सवाल आते हैं, कैसे सवाल कि अगर मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, और मेरे पास एक और चार्ज है प्लस क्यू। बहुत बढ़िया। और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ आर डिस्टेंस है। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करना है मुझे, अब मुझे एक और चार्ज रखना है क्यू। तो मैं इस चार्ज को कहाँ पे रखूं ताकि इस क्यू पे जो नेट फोर्स हो वो 0 हो। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और वो कुछ ना कुछ आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं।
अब मुझे एक तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू रखना है इनके कहीं ना कहीं बीच में। तो मैं इसको कहाँ पे रखूँ कि इस वाले क्यू चार्ज में जो नेट फोर्स है वो जीरो हो। या तो वो ऐसा पूछ सकते हैं कि इस पे नेट फोर्स जीरो हो, या तो वो क्या पूछ सकते हैं कि ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, ये वाला चार्ज कहाँ हो, इक्विलिब्रियम में। ये भी तो पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम क्या करें, क्या करें क्या करें क्या करें। अब एक चीज देखना, ये क्यू चार्ज सेम है, ये भी क्यू चार्ज उतना ही है। इसका मतलब अगर ये दोनों चार्जेस सेम है, फोर्स क्या होती है, फोर्स क्या होती है, फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, के क्यू वन के टू बटे आर स्क्वायर, के क्यू वन के टू बटे आर स्क्वायर। अब इसमें चार्जेस सेम है, तो फोर्स सेम करने के लिए नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब दोनों तरफ से अपोजिट फोर्स लग रही हो, उधर की तरफ भी सेम फोर्स लग रही हो, इधर की तरफ भी सेम फोर्स लग रही हो, तभी इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो पाएगी। हाँ, तो अगर मैं इसको बीच में रख दूं, अगर मैं इसको अभी बीच में रख दूं, तो ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। हाँ, और ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा। हाँ, अब ये F1 और F2 को बराबर होना चाहिए, ये F1 और F2 को बराबर होना चाहिए ताकि इस चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो जीरो आए। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मतलब क्या ये वाला चार्ज एग्जैक्टली बीच में होना चाहिए इनके, क्यों, ये वाला चार्ज एग्जैक्टली बीच में होना चाहिए। बोले क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि एक बार यहाँ पे देखना, इसकी वजह से जो फोर्स है वो कितनी होगी, इस प्लस क्यू जो इस पे फोर्स लगाएगा वो कितनी होगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे 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 बटे, अगर मैं इस डिस्टेंस को ए बोल दूँ तो क्या ये ऐसा होगा ए स्क्वायर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे ए स्क्वायर। हाँ, और अगर मैं इस डिस्टेंस को बी बोल दूँ तो इसकी वजह से इस पे कितनी फोर्स होगी F2, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे बी स्क्वायर, इतना आया। अब अगर मुझे इस पे नेट फोर्स जीरो चाहिए तो F1 और F2 दोनों बराबर होने चाहिए, F1 और F2 दोनों बराबर होने चाहिए। तो F1 और F2 को कौन सी चीज अलग कर रही है, K दोनों में सेम है, कैपिटल Q दोनों में सेम है, स्मॉल q दोनों में सेम है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों बराबर हो जाए तो इन पे फोर्स भी सेम हो जाएगी F1 और F2। हाँ, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ए इज इक्वल टू बी, मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। हाँ, और ये कंडीशन कब आएगी, जब ये वाला चार्ज एग्जैक्टली बीच में हो। मतलब ये ए और कुछ नहीं, ये ए और कुछ नहीं, ए क्या है r/2, ये बी कुछ नहीं, बी क्या है r/2, मतलब ये वाला जो चार्ज है वो एग्जैक्टली बीच में है। अब आया, अब आ गया। तो जब दोनों सेम चार्जेस हो, ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, तो फोर्स कहाँ आएगी, जीरो, एकदम बेस में। और ये चीज फील भी हुई है सिमेट्री की वजह से कि इधर की तरफ भी उतना फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ भी उतना फोर्स लग रहा है, तो अगर चार्ज एग्जैक्टली बीच में हो तब फोर्स सेम आ जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। आया 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 आया, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और एक और चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है, एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू। हाँ, और ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस। ये एक ऐसी लाइन है ना जो कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, तो ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि मुझे एक तीसरा चार्ज क्यू लेके आना है, कहाँ पे, क्यू चार्ज मुझे कहाँ चाहिए, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस पे चाहिए। मतलब इस पूरी लाइन पे कहीं ना कहीं स्मॉल क्यू चार्ज को मुझे रखना है, और रख के क्या करना है, एक ऐसी जगह पे रखना है जहां पे इस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। बहुत बढ़िया, एक है चार्ज प्लस क्यू और एक है चार्ज माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट है। अब क्या करें, तो एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले यहाँ पे रख के देख लेता हूँ, कोई दिक्कत, सबसे पहले यहाँ बीच में रख दिया इस चार्ज को, सबसे पहले यहाँ पे बीच में रख दिया इस चार्ज को, ठीक है। अब ये जो प्लस क्यू है ये इसको उधर की तरफ रिपल करेगा, हाँ, ये इसको उधर की तरफ रिपल करेगा, और जो माइनस क्यू है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या इसकी कभी नेट फोर्स जीरो हो पाएगी, F1 इधर की तरफ लग रहा है,
F2 भी इधर की तरफ लग रहा है। जब दोनों फोर्सेस इधर की तरफ लग रहे हैं, क्या इस पे नेट फोर्स कभी भी जीरो हो पाएगी? नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब इस Q चार्ज पे इन दोनों के बीच में तो कहीं पे भी फोर्स जीरो नहीं हो सकती। मतलब ये वाली चीज गई। अब दूसरा क्या, यहाँ पे रख के देख ले, यहाँ पे रख के देख ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे रख ले, देख ले। अजब अजब अजब, यहाँ पे रख लिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे क्या होगा, अरे क्या, ये वाला जो क्यू चार्ज है, ये वाला जो क्यू चार्ज है वो इसको इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, हाँ। और ये वाला जो माइनस क्यू चार्ज है ये इसको इधर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, हाँ। ऐसा होगा। अब कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो फोर्स जीरो हो सकती है, यहाँ पे तो नेट फोर्स जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि F1 उस तरफ है, F2 इस तरफ है, तो हो सकता है ना कि अगर F1 और F2 बराबर हो जाए तो इन पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। हो सकता है ना ऐसा, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्यों? एक चीज यहाँ पे देखना, एक चीज यहाँ पे देखना, एक चीज यहाँ पे देखना। अगर ये डिस्टेंस है x, अगर ये डिस्टेंस है x, तो F1 कितना होगा? k कैपिटल Q स्मॉल q बटे एक्स स्क्वायर, k कैपिटल Q स्मॉल q बटे एक्स स्क्वायर, हाँ। F2 कितना होगा? F2 ये है ना, किसके बीच का फोर्स है? माइनस क्यू और इस स्मॉल q के बीच का। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r, और ये डिस्टेंस है x। तो ये कितना आ जाएगा? r प्लस एक्स, r प्लस एक्स, ठीक है। इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू की, और इस माइनस क्यू और इस स्मॉल क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस है? r प्लस एक्स, r प्लस एक्स। तो F2 कितना होगा? F2 कितना होगा? F2 कितना होगा? k कैपिटल Q स्मॉल q बटे 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 r प्लस एक्स का स्क्वायर आया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, F1 और F2 दोनों में k q q कॉमन है, k q q कॉमन है। इसमें सिर्फ नीचे एक्स स्क्वायर है और इसमें r प्लस एक्स का स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? इसका बड़ा है। मतलब यहाँ r प्लस एक्स स्क्वायर एक बड़ा टर्म होगा, एक बड़ा नंबर होगा, क्योंकि r की भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना, हाँ। मतलब इसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो इसका फोर्स कम पड़ जाएगा, हाँ। अब अगर इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका फोर्स ज्यादा होगा। मतलब हर कंडीशन में F1 ज्यादा होगा F2 से। हर कंडीशन में ये जो F1 है इधर की तरफ, ये जो F1 है इधर की तरफ, वो ज्यादा होगा F2 से। मतलब नेट फोर्स इधर की तरफ आ रहा होगा, नेट फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा ये F1 की वजह से। क्यों? क्योंकि F1 ज्यादा है F2 से। इतना आया, इतना आया। जैसे कूलम्ब फोर्स क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो एक चीज देखना, इसका डिस्टेंस कम है तो इसका फोर्स ज्यादा होगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका फोर्स कम होगा। अब आया, अब आया, अरे है ना। तो यहाँ पे भी चार्ज नहीं हो सकता ताकि इस पे नेट फोर्स जीरो हो। अब एक आखिरी चीज बची यहाँ पे, एक आखिरी चीज बची यहाँ पे। एक चीज देखना, एक चीज देखना, इस प्लस क्यू की वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कहाँ की तरफ? यहाँ की तरफ, हाँ। और इस माइनस क्यू की वजह से इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इधर की तरफ, है ना। अब ये और ये सेम कंडीशन तो होगी, पर यहाँ पे एक चीज होगी कि यहाँ पे F2 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, और यहाँ F1 कम होगा। F2 बड़ा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, F1 कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो इस केस में क्या है? F2 इज ग्रेटर देन F1 हमेशा। तो यहाँ पे भी कहीं पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगी। मतलब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर किसी सिस्टम में प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है किसी r डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में उधर इधर कहीं पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, कहीं पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तब हो सकता है, बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और सेम मैग्नीट्यूड का है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तब नहीं हो सकता। अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता तो, जैसे ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू की जगह माइनस 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 फोर क्यू होता, ये माइनस फोर क्यू होता, तब ये चीज पॉसिबल थी। कैसे थी अभी वो हम सवालों के थ्रू देखेंगे। बट अगर एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है तो इनके बीच में अगल बगल कहीं पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। आगे आगे
अच्छा, यहाँ पे हमने इधर इधर वाली कंडीशन तो देखी है नहीं, एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ जा थोड़ी रहा है। इसमें तो हमने सारी कंडीशन देख ली ना, बीच में इधर उधर। यहाँ पे हमने सिर्फ बीच में देखा, इधर उधर का नहीं देखा। देख लेते हैं। तो ये है एक पॉजिटिव चार्ज और ये भी है एक उतना ही पॉजिटिव चार्ज। किचर कुचर किचर कुचर किचर कुचर किचर कुचर किचर कुचर किचर कुचर। ठीक है। तो ये मैंने लाइन ज्वाइनिंग भी इनके बीच की बना दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैंने 400 रख के ऑलरेडी लिख लिया है। अभी मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। और ये क्या हो गया? अरे 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 अरे, ये इस पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। अरे ये भी इसकी तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। अरे भाई, ये दोनों इस तरफ आ गए, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती। सिमिलरली यहाँ पे भी, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा? अरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये इस पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये भी इस पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों रिपल्सिव फोर्स उस तरफ, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। इतना आया, इतना आया। इस पे नेट फोर्स 0 कब होगा? जब ये एग्जैक्टली बीच में होगा, जब ये एग्जैक्टली बीच में होगा, ताकि इसका वाला रिपल्सिव फोर्स इसके वाला रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करके एफ नेट 0 कर दे। तो हम क्या बोलेंगे? जब एफ नेट 0 हो जाएगी, हम क्या बोलेंगे? चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। आया, आया, छापो इसको, छाप दिया, छाप दिया। ठीक है। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तो है ना हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ, सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अच्छा, अब अगर हमारे पास प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज ना हो, कुछ और चार्ज दिया हुआ, जैसे 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 कैसे, अरे कैसे, ऐसे कि ये है हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज, हाँ, और यहाँ पे हमारे पास प्लस 4 क्यू चार्ज है। अरे वाह। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है? 8 डिस्टेंस ही मान लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो अब इन्होंने बोला हुआ है कि हम इस छोटे से चार्ज को, हम इस छोटे से क्यू चार्ज को कहाँ पे रखें, ताकि इस पे जो नेट फोर्स है वो 0 हो, या तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। अब क्या इसको मैं एग्जैक्टली बीच में रखूं? नहीं, एग्जैक्टली बीच में मैं तब रखूंगा जब 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 ये और ये दोनों चार्ज सेम हो। इसको अगर मैं एग्जैक्टली बीच में रख दूं, तो पता है क्या गड़बड़ हो जाएगी? ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। कैसे? अरे ऐसे, आ जाओ दिखाता हूँ, दिखाऊं जरा मैं तुमको एक चार्ज की कहानी। अब ये है प्लस क्यू और ये प्लस 4 क्यू, और अगर मैं इस चार्ज को एग्जैक्टली बीच में रख दूं, ठीक है, एग्जैक्टली बीच में रख दूं कि ये डिस्टेंस भी ए है और ये डिस्टेंस भी ए है, कुछ भी ए मान लिया ना एग्जैक्टली बीच में, ठीक है। अब क्या होगा? ये इस पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, अरे हाँ है ना, हाँ, ये इस पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, हाँ। F1 कितना होगा? F1 कितना होगा? F1 कितना होगा? F1 होगा k बटे ए स्क्वायर। F2 कितना होगा? F2 कितना होगा? k क्यू और एक और ये 4 भी तो है, बटे ए स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो जब ये दोनों चार्जेस बराबर नहीं है, तो मैं इस चार्ज को एग्जैक्टली बीच में नहीं रखूंगा, तब किसी और डिस्टेंस पे ये चीज इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इस केस में मैंने बता दिया कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा एग्जैक्टली बीच में। कब होगा? जब ये दोनों चार्जेस सेम होते हैं, जब ये दोनों प्लस के होते हैं या दोनों प्लस 4 के होते हैं, कुछ भी होते हैं। अगर दोनों माइनस होते तब भी ये चीज वैलिड थी, बट दोनों का नेचर सेम होना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए।
अगर मुझे एग्जैक्टली बीच में नेट फोर्स 0 चाहिए। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, क्या ना करूं। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे चार्ज है कुछ ना कुछ, ठीक है, अगर ये मैंने चार्ज को एग्जैक्टली बीच में नहीं किसी भी रैंडम पॉइंट पर रख दिया, मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे नेट फोर्स 0 हो रही है। ऐसे इसको हर जगह ऐसे ले जाके देख रहा हूँ कि कहाँ पे इसकी नेट फोर्स 0 हो रही है। मुझे ये पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे इस पे नेट फोर्स 0 है, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है। हाँ, तो मैंने कहा फूलों से, मैंने कहा कि ये डिस्टेंस कितना है x, ये डिस्टेंस कितना है x, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस एक्स। अगर ये x है तो ये r माइनस एक्स होगा ना, अगर ये पूरा r है। हाँ, तो इस प्लस क्यू की वजह से इस पे, इस प्लस क्यू की वजह से इस पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और इस प्लस 4q की वजह से इस पे यहाँ की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगी। अब अगर मुझे इक्विलिब्रियम पे चाहिए तो F1 और F2 दोनों बराबर होंगे, F1 और F2 दोनों बराबर होंगे, मतलब F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2। हाँ, F1 कितना है, F1 कितना है, इसकी वजह से फोर्स है। हाँ, कितना है, कितना है, कितना है, के क्यू क्यू बटे एक्स स्क्वायर। F2 कितना है, इनकी वजह से फोर्स है। हाँ, कितना है, के क्यू क्यू 4 बटे 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 आर माइनस एक्स का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, के क्यू क्यू कटा, के क्यू क्यू कटा आया, तो ये क्या बचा, आर माइनस एक्स का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ, तो आर माइनस एक्स बटे एक्स, आर माइनस एक्स बटे एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हो सकता है कि कुछ कुछ लोग कहें कि प्लस माइनस 2 आना चाहिए, प्लस माइनस 2 आना चाहिए, बट एक चीज़ देखना, क्या आर एक्स से बड़ा है। हाँ, एक्स तो एक छोटा सा डिस्टेंस है ना, और आर ये पूरा डिस्टेंस है इनके बीच का, तो अगर मैं आर माइनस एक्स करूँगा तो ये चीज़ पॉजिटिव आएगी। हाँ, और x भी क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी तो है, ये डिस्टेंस ही तो है जिसको मैं मेजर कर रहा हूँ, तो x भी पॉजिटिव है, तो इसी वजह से मैंने सिर्फ +2 लिया क्योंकि यही वाला होगा। अब आया, -2 मैंने नहीं लिया क्योंकि ऊपर वाली टर्म भी पॉजिटिव है, नीचे वाली टर्म भी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर माइनस में आ ही नहीं सकता, तो इसी वजह से मैंने क्या लिया, +2 लिया। आ गया, आ गया, ठीक है। तो r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ये x यहाँ गया। हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू 3x, r इज इक्वल टू 3x, तो x कितना आया, x कितना आया r/3, x कितना आया r/3, x कितना आया r/3। मतलब मुझे इस q चार्ज को, मुझे इस q चार्ज को स्मॉलर चार्ज से, इन दोनों में से छोटा चार्ज कौन है, यह प्लस q और यह प्लस 4q, इन दोनों में से छोटा कौन है, प्लस q, प्लस q है ना, ये छोटा चार्ज है कि नहीं। तो मुझे छोटे वाले चार्ज से, छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर, मतलब छोटे वाले चार्ज से r/3 डिस्टेंस दूर इस चार्ज को रखना पड़ेगा, ताकि जो इस पे नेट फोर्स है वो 0 है, और बड़े चार्ज से, बड़े चार्ज से r माइनस एक्स डिस्टेंस दूर रखना पड़ेगा। r माइनस एक्स कितना है, r माइनस एक्स कितना है, कितना रहेगा, कितना रहेगा, कितना रहेगा, 2r/3, 2r/3, मतलब मुझे बड़े वाले चार्ज से 2r/3 2r/3 डिस्टेंस दूर रखना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स 0 है। और ये भी बताना है कि कहाँ रखना है, इनके बीच में कहीं ना कहीं रखना है। इतना आ गया, इनके बीच में कहीं ना कहीं हमें रखना है। आ गया, अरे है ना, आ गया, आया, ठीक है ठीक है रे, ठीक है रे, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, Q should be placed at r/3 distance, as at r/3 distance from smaller charge
from smaller charge and 2r/3 distance from greater charge या लार्जर चार्ज, जो भी है बड़े वाले चार्ज से। ठीक है, आया आया। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ये दोनों पॉजिटिव थे, अगर दोनों नेगेटिव होते तब भी यही से होता, तब भी सेम चीज होती। तब क्या होता, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होते रिपल्सिव की जगह। अगर ये -q होता और ये भी -4q होता तो ये F1 की डायरेक्शन इसके पास होती और F2 की डायरेक्शन उसके पास होती। कैसा होता, कैसा होता, कहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ, यहीं बना दूँ, यहीं बना दूँ, क्योंकि वहाँ मुझे दूसरा क्वेश्चन कराना है ना। तो यह है +q और यह है +4q। ठीक है, अगर ये दोनों माइनस होते हैं, अगर ये दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये होता -q और ये कितना होता -4q। हाँ, अब अगर मैं q चार्ज को यहाँ पे कहीं रख देता, अगर मैं q चार्ज को यहाँ पे कहीं रख देता तो F1 इस बार यहाँ की तरफ लगता, F1 इस बार अट्रैक्टिव वाला लगता। ये रिपल्सिव था ना, यहाँ भी यहाँ पे अट्रैक्टिव वाला लगता, और ये भी क्या होता अट्रैक्टिव वाला लगता। आंसर वगैरह सब कुछ सेम आता। आया, मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज में हम क्या करेंगे, सेम नेचर ऑफ चार्ज, या तो दोनों माइनस या तो दोनों प्लस, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्मॉल q चार्ज होगा ना, हम उसको इनके कहीं ना कहीं बीच में रख देंगे। ठीक है, और हम यहाँ से इन्हीं सब इक्वेशन से हमारा आंसर निकाल देंगे। अच्छा, अगर अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज हो तो, मतलब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव हो, तब क्या होगा, तब क्या होगा। जैसे एक चार्ज है मेरे पास +q, एक चार्ज है मेरे पास +q और दूसरा चार्ज कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, -9q, -9q, कुछ भी ले लिया। हाँ, और ये है इनकी पूरी की पूरी लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r ही मान लेते हैं। बहुत बढ़िया, इतना आया, इतना आया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर मुझे एक स्मॉल q चार्ज को इक्विलिब्रियम पे लाना है तो मैं इसको कहाँ पे रखूंगा, क्या मैं इसको बीच में रख सकता हूँ, क्या मैं इसको बीच में रख सकता हूँ, आराम से सोचना, रख सकता हूँ। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। हाँ, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी तरफ यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। तो क्या कहीं पे भी एफ नेट 0 हो पाएगा इनके बीच में, नहीं, मतलब यह इस केस में नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता कभी भी। तो इनके बीच में तो चार्ज रखने से कुछ बात नहीं बनेगी। अब क्या करूँ, अब इस छोटे वाले चार्ज से, इस छोटे वाले चार्ज से कुछ ना कुछ डिस्टेंस दूर रख रहा हूँ मैं इसको, इस छोटे वाले चार्ज से मैं कुछ ना कुछ x डिस्टेंस इसको दूर रख रहा हूँ, रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, अरे है ना, बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूँ, इस छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर, इस छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर इसको रख दिया। अगर ये डिस्टेंस x है तो यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r + x, ऐसा ही होगा कुछ। अगर ये डिस्टेंस x है तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r + x, r + x। अब इस q चार्ज पे, इस +q चार्ज की वजह से कैसा वाला फोर्स होगा, रिपल्सिव। हाँ, तो इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स है, और इस q चार्ज पे इस -9q की वजह से कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव, ये इस तरफ है। अब कोई लोग बोलेंगे कि F1 हमेशा बड़ा होगा F2 से, अभी तो समझाया, ऐसा नहीं था। ये चीज कब थी, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। अगर एक पॉजिटिव था, एक +q था तो दूसरा -q था, यहाँ पे दूसरा -q नहीं है, यहाँ पे -9q है। तो अगर यहाँ पे इनका डिस्टेंस ज्यादा है, अगर इनका डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका चार्ज भी तो ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स कम हो रही है तो चार्ज ज्यादा होने की वजह से भी तो फोर्स बढ़ रही है। तो ये चीज पॉसिबल है, ये चीज जरूर से हो सकती है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकता है। अब आया, पिछले केस में हम क्या कह रहे थे कि यहाँ का ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसकी फोर्स कम हो जा रही है, और ये डिस्टेंस कम है तो इसकी फोर्स बढ़ जा रही है, इसी वजह से नेट फोर्स 0 नहीं हो पा रही। बट यहाँ पे देखना, ये +q चार्ज है, मतलब चार्ज छोटा है और फोर्स कम है, चार्ज छोटा है और डिस्टेंस कम है, सॉरी, चार्ज छोटा है और डिस्टेंस कम है। यहाँ पे ये डिस्टेंस ज्यादा है
तो फोर्स कम होनी चाहिए, बट क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है तो फोर्स बढ़ रही है। तो कुल मिला के इन दोनों की फोर्स किसी ना किसी पॉइंट पे बराबर हो रही है, तो उसी पॉइंट पे मैं क्या बोलूँगा कि नेट फोर्स जीरो आ गई। अब आया, ठीक है। तो F1 इज इक्वल्स टू F2 करना होगा मुझे, F1 इज इक्वल्स टू F2 करना होगा मुझे। F1 कितना है, F1 कितना है, F1 कितना है, ये है ना के क्यू क्यू बटे एक्स स्क्वायर। F2 कितना है, के 9QQ बटे आर प्लस एक्स का स्क्वायर। के क्यू क्यू कटा, के क्यू क्यू कटा, तो ये कितना बचा, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इस आर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेके आ गया। अब मैं फिर से रूट लगा दूं, अब फिर से वही ऑप्शन, मतलब फिर से वही क्वेश्चन कि प्लस माइनस 3 भी तो आ सकता है। आर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस है, एक्स भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, तो आर प्लस एक्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और एक्स भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है कुछ ना कुछ, तो इसी वजह से ये आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इसलिए मैंने इन सभी को पॉजिटिव में लिया। आया, ठीक है। तो आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x आ गया, आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x आ गया। तो r इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा, ये x यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो x कितना आया, x कितना आया r बाई 2, x कितना आया r बाई 2, और r प्लस एक्स कितना आया 3r बाई 2। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि इस चार्ज को अगर मैं छोटे वाले चार्ज से इधर की तरफ, छोटे वाले चार्ज से इधर की तरफ r बाई 2 डिस्टेंस पर रख दूं तो इस पर जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी। या तो बड़े वाले चार्ज से 3r बाई 2 डिस्टेंस पर रख दूं तो नेट फोर्स जीरो होगी। अब एक डाउट आ सकता है मन में, कौन सा डाउट, कि अगर मुझे इनको लाइन ज्वाइनिंग पे ही रखना था, बहुत बढ़िया, मुझे इनको लाइन ज्वाइनिंग पे रखना था, तो बीच में तो मैं रखने से रहा, तो मैंने यहीं पे क्यों रखा, मैं इसको यहाँ पे भी तो रख सकता था। मैं यहाँ पे क्यों नहीं रखा, कुछ कुछ लोग बोलेंगे वहाँ पे व्हाइट बोर्ड नहीं था, वहाँ जगह नहीं थी लिखने की इसलिए नहीं रखा। अरे ऐसा नहीं है भाई, वहाँ पे मैं नहीं रख सकता हूँ, क्यों 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 क्यों, कहाँ पे बनाऊँ, कहाँ पे बनाऊँ, कहाँ पे बनाऊँ, इस चीज़ को मिटा दूँ, अरे इस चीज़ को मिटा दूँ, ये तो किसी काम की भी नहीं है, मिटा दूँ मिटा दूँ मिटा दूँ, ठीक है, ठीक हो ठीक हो ठीक हो, बनाता हूँ ये वाला फिगर, ठीक है। ये है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, और ये है माइनस 9q। ऐसा ही है कुछ। अब कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि मैं इस चार्ज को यहाँ पे भी तो रख सकता था, यहाँ पे मैंने इसको क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, मेरी मर्जी नहीं, मर्जी नहीं, लॉजिक कंसेप्ट, कौन सा लॉजिक, कौन सा कंसेप्ट। अगर मैं इस क्यू चार्ज को माइनस 9q से एक्स डिस्टेंस दूर रख देता है ना, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाता, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाता, आर प्लस एक्स आर प्लस एक्स आर प्लस एक्स, है ना, है ना। हाँ, अब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, force is directly proportional to q1 q2 and inversely proportional to r square, यही होता है। अरे है ना, क्या ये दिखाई पड़ रहा है, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। तो ये क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इस वाले केस में जो छोटा चार्ज था वहां से मैंने डिस्टेंस कम लिया था, और जो बड़ा चार्ज था वहां से मैंने डिस्टेंस ज्यादा लिया था। क्यों, क्योंकि अगर चार्ज कम है तो मैंने डिस्टेंस को भी कम कर दिया ताकि फोर्स बराबर रह पाए, और अगर चार्ज ज्यादा है तो मैंने डिस्टेंस को भी ज्यादा कर दिया ताकि फोर्स बराबर रह पाए। बट यहाँ पे वो चीज नहीं हो पाएगी। यहाँ पे देखना चार्ज ज्यादा है, माइनस 9q है, और इसका डिस्टेंस कम है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज ज्यादा है बट डिस्टेंस कम हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स बहुत बढ़ जाएगी। और यहाँ पे इनका देखना, चार्ज कम है और डिस्टेंस ज्यादा है, चार्ज कम है और डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये फोर्स बहुत घट जाएगी। समझ में आया, जैसे इस माइनस 9q की वजह से इस पे इधर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी,
और इस प्लस क्यू की वजह से इस पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगी। F1 कितना आएगा? F1 F1 कितना ही आएगा। हाँ, F2 कितना आएगा? देखना, अब यहाँ पे एक चीज देखना, इसका चार्ज भी ज्यादा है और इसका डिस्टेंस भी कम है, तो ये F1 तो बहुत बढ़िया होगी ना, F1 तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी इस F2 से। तो ये क्या कभी नेट फोर्स जीरो हो पाएगा? क्या कभी नेट फोर्स जीरो हो पाएगा? यहाँ पे नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। आगे आ गया? तो मैं इसको कहाँ पे रख सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ इसी साइड रख सकता हूँ। तो अब हमें याद क्या रखना है, इन दोनों क्वेश्चन से हमें सीखने को क्या मिला वो मैं यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास अभी तक हमने 4 क्वेश्चन करे ना, इन चारों क्वेश्चन में से हमें क्या सीखने को मिला? अगर मेरे पास दोनों प्लस क्यू चार्जेस हो, एक प्लस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, तो नेट फोर्स जीरो कब आएगी? जब तीसरा चार्ज एग्जैक्टली बीच में हो। ठीक है, अगर मेरे पास एक चार्ज प्लस क्यू हो और एक चार्ज माइनस क्यू हो, तो नेट फोर्स जीरो कहीं पे भी नहीं आ सकती, ना तो बीच में ना तो साइड में। दूसरी पॉइंट भी है, अब अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम नहीं है, एक प्लस क्यू है दूसरा प्लस 4 क्यू है। ठीक है, अब हम क्या करें? जब दोनों सेम नेचर के चार्ज दिए हुए हों, याद रखना इस चीज को, जब भी दोनों सेम नेचर के चार्ज दिए हुए हों, प्लस क्यू और ये है प्लस 4 क्यू, अगर ये माइनस क्यू होता और ये माइनस 4 क्यू होता, तब भी वो दोनों सेम नेचर ऑफ चार्ज हैं, तब जो नेट फोर्स जीरो आएगी वो हमेशा इनके बीच में आएगी। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो एक काम करना, बना के देख लेना, कितने भी कॉम्बिनेशन बना के देख लेना। कैसे क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो? प्लस क्यू प्लस 9 क्यू प्लस क्यू प्लस 10 क्यू, उनके बीच में देखना फोर्स, उनके बीच में देखना फोर्स एक इधर की तरफ होगी एक इधर की तरफ होगी, बट यहाँ पे और यहाँ पे नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो रही होगी। बना के देख लेना, फोर्सेस की डायरेक्शन देख के खुद समझ में आ जाएगा। तो जब दोनों सेम नेचर ऑफ चार्ज हो, तो जो नेट फोर्स जीरो आती है वो हमेशा इनके बीच में आती है, इनके बीच में किसी भी पॉइंट पे आ सकती है। इतना आ गया? तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि इनके बीच में किसी भी डिस्टेंस पर जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी। आया? आ गया? अब अगर दोनों अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज है, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस 9 क्यू, या तो अपोजिट भी हो सकता था कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस 9 क्यू है, दोनों मतलब दोनों जो चार्जेस हैं उनका जो नेचर है वो अपोजिट होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। अब क्या होगा? इनके बीच में कभी भी फोर्स जीरो नहीं हो सकती, इनके बीच में फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो कहाँ फोर्स जीरो होगी? छोटे वाले चार्ज से, छोटे वाले चार्ज से बाहर की तरफ। ये तो बीच में है ना, ये तो अंदर की तरफ है ना, इन दोनों के चार्ज के अंदर, इन दोनों चार्जेस के अंदर कहीं ना कहीं। बट छोटे वाले चार्ज से बाहर की तरफ, छोटे वाले चार्ज से बाहर की तरफ कहीं ना कहीं नेट फोर्स जीरो होगी। बड़े वाले चार्ज से बाहर की तरफ नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, बड़े वाले चार्ज से बाहर की तरफ नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, छोटे वाले चार्ज से बाहर की तरफ नेट फोर्स जीरो होगी। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? अरे है ना, आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। छापो इसको, डालें इसको, डालें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम इन्हीं टाइप्स के सवाल को ना जल्दी से निपटाने के लिए एक जुगाड़ बनाते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्मूला लगाते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं इस चीज़ की। ठीक है, तो अब हम जुगाड़ बनाना सीखें। जुगाड़ बनाओ, जुगाड़। अगर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, अरे है ना, मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, हाँ, और अगर मैं इसके सामने, अगर मैं इसके सामने किसी आर डिस्टेंस पर एक प्लस एन क्यू चार्ज रख दूं, प्लस एन क्यू चार्ज, मतलब ये वाला जो चार्ज है ये इस वाले चार्ज से एन टाइम्स बड़ा है,
n टाइम्स बड़ा है, n गुना बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा चार्ज है, ये वाला छोटा चार्ज है, सिंपल। तो अब इनके बीच में फोर्स कहाँ पे जीरो होगी, अब इनके बीच में फोर्स कहाँ पे जीरो होगी, तो ऑब्वियस बात है ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इनमें कहीं ना कहीं बीच में होगी, इन दोनों चार्ज के कहीं ना कहीं बीच में होगी। हाँ, तो हमें ये भी पता है कि कहीं ना कहीं एक्स डिस्टेंस दूर होगी, छोटे वाले चार्ज से कुछ ना कुछ एक्स डिस्टेंस दूर होगी, नेट फोर्स जीरो। और बड़े वाले चार्ज से कितना, r माइनस एक्स आया, बहुत बढ़िया। ये वाला चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और ये वाला चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, मतलब F1 और F2 जहां बराबर होंगे वहां पे जो हमारी नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी, मतलब F1 इज इक्वल्स टू F2 होना चाहिए। F1 कितना होगा, के क्यू क्यू बटे एक्स स्क्वायर, F2 कितना होगा, F2 कितना होगा, के एन क्यू क्यू बटे आर माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, के क्यू क्यू कटा के क्यू क्यू कटा, ये आर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ लेके आ गया, तो क्या बचा, आर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, अब मैं वापस से रूट ले रहा हूँ, वापस से रूट ले रहा हूँ, तो आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन, है ना। ठीक है, अब इस x को मैं यहाँ के आके मल्टीप्लाई कर दिया, आया आया, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन एक्स प्लस एक्स, इस x को मैं यहाँ लेके गया, अब यहाँ से मैं x को कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं x को कॉमन ले रहा हूँ, तो x कितना आ गया, x कितना आ गया, r बटे अंडर रूट एन प्लस वन, r बटे अंडर रूट एन प्लस वन, ये जनरल फॉर्मूला है। क्या इस फॉर्मूले को हम एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं, वो नहीं मानते। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए कैसे करना है, जो पिछले दो क्वेश्चन करवाए ना वैसा ही वैल्यूज रखवा के, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे जेई नीट वगैरह, तो ये सब कुछ याद कर लो। कैसे, एक्स डिस्टेंस क्या है, छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस, छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस, आर क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, एन क्या है कि ये वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज से कितने गुना बड़ा है, और बस प्लस वन कर देंगे, रूट एन प्लस वन आ गया। क्या कोई भी इसमें दिक्कत, कोई भी इसमें दिक्कत, ये चीज कब के लिए है, जब दोनों सेम नेचर ऑफ चार्ज हो, दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, फॉर सेम नेचर ऑफ चार्ज। आया, फॉर सेम नेचर ऑफ चार्ज। अच्छा, अगर दोनों का नेचर अपोजिट हो, अगर दोनों का नेचर अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो चार्ज, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस एन क्यू, ये क्या है माइनस एन क्यू, और ये है चार्ज कितना, और सॉरी ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर। अब हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं इस लाइन ज्वाइनिंग पे नेट फोर्स जीरो होगा, इसी लाइन ज्वाइनिंग पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ से x डिस्टेंस दूर है, तो इसके लिए कितना डिस्टेंस होगा, r प्लस एक्स, इसके लिए कितना डिस्टेंस होगा, r प्लस एक्स। बहुत बढ़िया, इस वाले चार्ज की वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी इस तरफ F1, और इस वाले चार्ज पे इस यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी इस तरफ F2। तो ये दोनों चार्जेस जहाँ पे बराबर होंगे F1 और F2, वहां पे मैं बोलूंगा कि नेट फोर्स जीरो हो गई। F1 कितना है, के क्यू क्यू बटे एक्स स्क्वायर, F2 कितना है, के एन क्यू क्यू बटे आर प्लस एक्स का स्क्वायर, के क्यू क्यू कटा, तो यहाँ आर प्लस एक्स का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन आ गया। हाँ, फिर से वही चीज, आर प्लस एक्स बटे एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन, तो आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू रूट एन एक्स, आर इज इक्वल्स टू रूट एन एक्स माइनस एक्स। अब यहां से मैं एक्स को कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, रूट एन माइनस वन, तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा,
आ गया, आ गया। ये किसके लिए है? अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज के लिए, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज के लिए, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, इस स्मॉलर वाले चार्ज से जो एक्स डिस्टेंस है आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। मैं तो ऐसे बोल सकता हूँ कि ये दोनों है, ये वाली लाइन जो है इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, तो इसके बाहर है कहीं ना कहीं। या तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके लेफ्ट में है, एक फिगर वगैरह बना के ये मैं बोल सकता हूँ कि ये इसके लेफ्ट में है ये वाला डिस्टेंस। दोनों तरीकों से मैं बोल सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, एक्स क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, इन बिटवीन इन दोनों के बीच में है ना कहीं ये चार्ज, इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। अब याद करो पिछला वाला सवाल, यहाँ पे था प्लस क्यू और यहाँ पे था +4q, तो n की वैल्यू कितनी हो गई थी? 4। n की वैल्यू कितनी हो गई थी? 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 रख के देखना, √4 + 1, √4 कितना होता है? 2, 2 + 1 कितना आएगा? 3। तो क्या वहाँ पे x की वैल्यू r/3 नहीं आई थी? आई थी। बहुत बढ़िया। अब पिछला वाला सवाल याद करना, यहाँ पे था +q और यहाँ पे था -9q, यहाँ पे क्या था? -9q, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 9। n की वैल्यू कितनी आ गई? 9। यहाँ पे रखना, √9 कितना होता है? 3, -1 2, तो r/2। क्या पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू r/2 आई थी? इसका मतलब ये चीज़ सही है। इसको हम अपना आंसर चेक करने के लिए, अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो आंसर चेक करने के लिए या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये क्या बताता है हमें क्या बताता है कि किस पॉइंट पे नेट फोर्स किसी चार्ज पे 0 होगी। ठीक है। अच्छा, अगर कई बार क्या होता है कि चार्जेस ना अच्छे से नहीं दिए हुए थे तो एन हमें निकालने में ना दिक्कत होती है। जैसे एक क्वेश्चन है, कहाँ लिखूं? कहाँ लिखूं? यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है। अगर एक चार्ज है मेरे पास +16q और अगर मेरे पास एक चार्ज है +25q, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? तो n क्या है? सिंपली कि n क्या है? ये बड़ा वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज से कितना गुना है? n गुना है, यही तो है। तो n को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर कभी n निकालने में दिक्कत हो रही हो तो क्या लिखूंगा? बड़ा चार्ज बटे छोटा चार्ज, जैसे यहाँ पे देखना, बड़ा चार्ज क्या है? +nq, छोटा चार्ज कितना है? q, तो n = बड़ा चार्ज बटे छोटा चार्ज, q घटा तो n n आ गया। और बढ़िया। यहाँ पे देखना, n की वैल्यू क्या आ गई? बड़ा चार्ज कौन सा है? nq। अब यहाँ माइनस माइनस से मुझे कुछ काम नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस तो बात की चीज़ है ना कि ये सब कुछ होगा। n की वैल्यू तो ये है ना कि कितने गुना बड़ा है मैग्नीट्यूड में। माइनस तो सिर्फ नेचर बताता है चार्ज का, तो मैं इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिख रहा हूँ। और छोटा चार्ज कितना है? q, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? n n। यहाँ पे देखना, बड़ा चार्ज क्या है? 25q, छोटा चार्ज कितना है? 16q, तो n कितना आ गया? 25/16। फिर हम इस n की जगह क्या पुट करेंगे? 25/16। ठीक है। तो n क्या है? बड़ा चार्ज बटे छोटा चार्ज। छापो इसको, अरे छापो, छाप लिया? बहुत बढ़िया। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी,
मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। टन टन अब अगला हमारे पास सवाल क्या है, अगला हमारे पास सवाल क्या है, क्या है, क्या है, क्या है कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। हाँ, हमारे पास एक और चार्ज है प्लस 16 क्यू। ठीक है, हमारे पास एक और चार्ज है प्लस 16 क्यू, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। अब मैं एक तीसरे चार्ज स्मॉल क्यू को कहाँ पे रखूं? पहला ऑप्शन क्या है, पहला पार्ट क्या है कि मैं इस क्यू चार्ज को कहाँ पे रखूं ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए, और दूसरा पार्ट भी क्या है, इस क्यू चार्ज की वैल्यू भी पूछी हुई है। अभी तक हमने सिर्फ ये निकाला था कि ये क्यू चार्ज को कहाँ पे रखना है, अभी इस बार क्या पूछ लिया कि इस क्यू चार्ज की वैल्यू क्या है। बट एक और चीज बोली हुई है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अभी तक सिस्टम की इक्विलिब्रियम की कोई बात नहीं हुई थी, अभी तक सिर्फ यही बोला जा रहा था कि ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, मतलब इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। बट अभी क्या बोला, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, मतलब ये सिस्टम में 3 चार्जेस हैं, इन तीनों चार्जेस पे जो नेट फोर्स है वो 0 होनी चाहिए। इन तीनों चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो 0 होनी चाहिए। अब तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम वो वाली जगह निकालते हैं, वो वाला पॉइंट निकालते हैं जहां पे इस स्मॉल क्यू चार्ज पे, इस स्मॉल क्यू चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो जाए। हाँ, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है ना, तो तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो अगर मैंने ये वाला पॉइंट निकाल लिया कि जहां पे इस पे नेट फोर्स 0 है, तो मेरे पास इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं इसकी एक ऐसी वैल्यू निकालूंगा जिसकी वजह से सारे के सारे जो चार्जेस हैं उन पे नेट फोर्स 0 हो। आइए देखते हैं कैसे करेंगे ये। तो अभी मैं वापस से ये पूरा इतना सॉल्व क्यों नहीं करूंगा, F1 = F2। अभी ये फॉर्मूला क्यों निकलवाया था, इसीलिए निकलवाया था। तो ये दोनों सेम नेचर ऑफ चार्ज हैं, अरे है ना, ये दोनों सेम नेचर ऑफ चार्ज है। हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, r/√n+1। r कितना है 10 मीटर, r कितना है 10 मीटर, n कितना है, कितने गुना है ये चार्ज, 16 गुना। √16 कितना होता है 4 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर। ये कितना आ जाएगा 2 मीटर, मतलब इस वाले चार्ज से 2 मीटर दूर, इस वाले चार्ज से 2 मीटर दूर इस पे नेट फोर्स 0 होगा। और इस वाले चार्ज से ये टोटल 8 मीटर है, 2 मीटर यहाँ चले गया, बचा कितना, सॉरी ये टोटल 10 मीटर है, 2 मीटर यहाँ चला गया, बचा कितना 8 मीटर। और बड़े वाले चार्ज से 8 मीटर दूर ये क्यू चार्ज होना चाहिए ताकि नेट फोर्स 0 हो। तो मेरे पास एक ये पॉइंट तो आ गया जहां पे इक्विलिब्रियम है, जहां पे नेट फोर्स 0 है। अब इन्होंने कहा है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। मतलब इन तीनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रही है वो 0 है, इन तीनों चार्जेस पे जो नेट फोर्स लग रही है वो 0 है। तो मैं एक काम करता हूं, इन तीनों में से ना किसी एक चार्ज को पकड़ लेता हूं। जैसे इस चार्ज को तो मैंने पहले पकड़ लिया ना, इस चार्ज को पकड़ के मैंने नेट फोर्स 0 कर दी, जिसकी वजह से मुझे x पॉइंट मिल पाया। F1 = F2 तो किया था यहाँ पे। अब मैं इन दोनों में से ना किसी भी एक चार्ज को पकड़ लेता हूँ और उस पर नेट फोर्स 0 कर देता हूँ। कैसे, किसको पकड़ूं, किसको पकड़ूं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस वाले +16 क्यू पे फोर्स लगा रहा होगा रिपल्सिव वाली इस तरफ, है ना, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। अब एक चीज ध्यान से सोचना, अब एक चीज ध्यान से सोचना, आराम से सोचना। अगर ये क्यू चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये क्यू चार्ज पॉजिटिव है तो ये भी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, है ना, तो ये भी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ F2, है ना। तो F1 ऑलरेडी इस तरफ है, F2 भी उसी तरफ है, दोनों रिपल्सिव फोर्स एक ही तरफ है।
क्या इस पे कभी भी नेट फोर्स जीरो हो पाएगी? नहीं। इसका मतलब इस वाले क्यू चार्ज को नेगेटिव होना चाहिए, इस वाले क्यू चार्ज को नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये क्यू चार्ज नेगेटिव हुआ तो ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस तरफ। अब यहाँ पे F1 और F2 बराबर हो सकते हैं, और अब यहाँ पे इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है। और अगर इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो गया तो मैं ये बोल दूंगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि सिस्टम का इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब क्या है कि सिस्टम पे जितने भी चार्जेस हैं उन सभी पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है। इसका मतलब Q जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। क्या इतना समझ में आया? हाँ। अब मैं यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 कर दे रहा हूँ। F1 क्या है? इसकी वजह से जो फोर्स लग रहे हैं, इस प्लस क्यू और इस प्लस 16 क्यू के बीच में जो भी फोर्स है, कितना आएगा? के क्यू इंटू 16 क्यू बटे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F2 क्या है? इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना आएगा? के 16 क्यू इंटू स्मॉल क्यू बटे ये कितना डिस्टेंस है? 8, 8 का स्क्वायर 64। तो के कटा 16 क्यू कटा 16 क्यू कटा, क्यों कटा 16 क्यों कटा बताओ? तो हमारे पास क्यू कितना आ गया? मेरे पास क्यू कितना आ गया? क्यू इज इक्वल टू 64 ऊपर जाएगा। हाँ, इतना आया ठीक है। अब मैं इसको 4 के साथ काट दूँ, 4 के साथ काट दूँ तो कितना आ जाएगा? 16 क्यू बटे 25। अब मैंने एक और चीज़ कही कि इस क्यू चार्ज को नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इसको नेगेटिव होगा तभी तो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू -16 क्यू बटे 25। क्या इतना समझ में आया? सबसे पहले मैंने क्या किया, वो पॉइंट निकाला जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। उसके बाद जो बाकी चार्जेस बचे हुए थे, ये और ये, इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज को पकड़ के मैंने उस पर नेट फोर्स जीरो कर दिया। उस पर नेट फोर्स जीरो करने के बाद मैंने F1 और F2 को बराबर करके देखा तो मेरे पास अपने आप ही Q की वैल्यू आ गई। अब बस लॉजिक क्या लगाना था, दिमाग क्या लगाना था कि यह Q चार्ज नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में 16 क्यू बटे 25 है और -16 क्यू बटे 25 है तो एप्रोप्रिएट आंसर ये होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ही तो है जो इसको अट्रैक्ट कर पाएगा और इस पे नेट फोर्स जीरो कर पाएगा। अगर ये भी पॉजिटिव होता और ये भी पॉजिटिव होता तो ये दोनों रिपल्सिव फोर्स इस तरफ आ जाते हैं और नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो पाता। समझ में आ गया कि मैंने ऐसे क्यों किया? ऐसे सभी टाइप के सवालों में यही करना है, पहले वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है और फिर बाकी जो भी चार्जेस बचे हुए हैं उनमें से किसी भी एक चार्ज को पकड़ के उस पर नेट फोर्स जीरो कर देनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, बताओ भाई कौन सी फिल्म का गाना है? जिसने बताया उसको मेरी तरफ से मिलेगा इनाम। क्या इनाम? कछु नहीं। ठीक है, तो मेरे पास दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू। अब मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों के बीच में एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, एग्जैक्टली बीच में रखा ताकि अरे भाई नहीं, मैंने इनके बीच में एग्जैक्टली बीच में इसके चार्ज रख दिया ताकि इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो पाए। मतलब ये वाला जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पे है ना? इतना समझ में आया? ये वाला जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पे है। अभी क्लास की स्टार्टिंग में हमने दो टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े, स्टेबल इक्विलिब्रियम और नॉन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कैसा वाला इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल? आओ देखते हैं, देखो। अरे देखो, अगर मैं इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, डिस्प्लेस कर दूं, इक्विलिब्रियम पहचानने के लिए कि स्टेबल है अनस्टेबल है, मुझे उस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ता है। अब अगर डिस्प्लेस करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया
तो मैं बोल दूंगा कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर वो वापस अपनी पोजीशन पे ना आ पाया तो मैं बोल दूंगा कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। या एक काम करते हैं, इसको ना पूरा ही व्हाइट बोर्ड मिटा के आराम से बहुत तगड़ी फील के साथ समझते हैं, ठीक है। बहुत ही पूरा अच्छे से फिगर वगैरह बना के यहाँ पे क्या है किस चीज़ हो जाएगी। तो इसको जल्दी से लिखो, मैं इसको मिटा के दोबारा अच्छे से बनाऊँ। अरे लिखो, अरे लिखो, लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। ठीक है, तो आओ अब इसको यहाँ पे हम देखते हैं बहुत बढ़िया से। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा वेट करना और कलाकारी देखते रहना। अभी कुछ नहीं सोचना कि ये क्या चल रहा है, ये क्या बना दिया। शांति से बस देखना है, बहुत ही अच्छी फील दे दूंगा। ऐसा है कुछ, है ना। ये चार्ज है प्लस क्यू, तो ये चार्ज भी कितना है प्लस क्यू। ये चार्ज है प्लस क्यू, ये भी चार्ज कितना है प्लस क्यू। ये वही चार्ज है, बस इनमें अलग अलग मैंने दिखाया हुआ है। ये सेम सेटअप है, सारे के सारे सेम सेटअप है। बस मुझे एक ही चीज़ को समझना था, तो मैंने अलग अलग पिक्चर्स पहले से ही बना दिए। ओके, ये सारे के सारे प्लस क्यू ही है, ठीक है। अब इस पे अब इस पे अब इस पे जो नेट फोर्स 0 आएगी वो एग्जैक्टली बीच में आएगी यहाँ पे। हाँ, मतलब इस पॉइंट पे ये जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है। अब नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पता लगाने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं इसको कैसे डिस्प्लेस कर सकता हूँ, ये एक्स एक्सेस, इसको एक्स एक्सेस में भी डिस्प्लेस कर सकता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको वाई एक्सेस में भी डिस्प्लेस कर सकता हूँ। मतलब जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग है, जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलाउंग भी इसको डिस्प्लेस कर सकता हूँ, और इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर भी डिस्प्लेस कर सकता हूँ। अब परपेंडिकुलर में वाई और जेड एक्सेस दोनों आ गए। जैसे ये था ना एक्स एक्सेस, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। जैसे ये पेन का ढक्कन क्या है, जैसे मार्कर का ढक्कन क्या है, चार्ज। इसको ऐसे इमेजिन करना, ये भी है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ये भी है प्लस क्यू। एक बार मैं इसको एक्स एक्सेस के अराउंड डिस्प्लेस कर रहा हूँ ऐसे, और एक बार मैं इसको वाई एक्सेस के अराउंड डिस्प्लेस कर रहा हूँ ऐसे। मतलब इनकी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, और जेड एक्सेस में भी तो इनके परपेंडिकुलर ही तो होगा। मतलब वाई और जेड में दोनों में सेम कहानी चलेगी, और एक्स में अलग कहानी चलेगी। तो अभी मैं इसको एक्स एक्सेस में डिस्प्लेस कर रहा हूँ। ये पहले यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, यहाँ पे था। अभी मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, अभी मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम था, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में था। यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कम हो गया और ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अब आया, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, आया, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ये इस पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और ये वाला इस पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, है ना। ये इस पे इधर की तरफ F1 लगाएगा, ये इस पे इधर की तरफ F2 फोर्स लगाएगा। हाँ, F1 और F2 में से कौन सा बड़ा होगा? यहाँ पे F1 F2 दोनों बराबर थे क्योंकि इक्विलिब्रियम पे था। अभी मैंने इसको इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब F1 और F2 भी बराबर नहीं है। ये डिस्टेंस छोटा सा है, ये डिस्टेंस छोटा सा है, तो इसका F1 बड़ा होगा, और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो फोर्स है F2 वो कम होगी। मतलब F1 ज्यादा है और F2 कम है।
अगर F1 ज्यादा है, इधर की तरफ वाला फोर्स ज्यादा है, इधर की तरफ वाला फोर्स कम है, तो नेट फोर्स इधर की तरफ है, नेट फोर्स इधर की तरफ है। मतलब मैंने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस तो किया, बट नेट फोर्स अभी भी इधर की तरफ लग रही है। तो इधर जाने के बाद इस पे नेट फोर्स इधर की तरफ लग रही है। मतलब ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहता है। ये ऐसे था, एक प्लस क्यू चार्ज था, ये भी प्लस क्यू चार्ज था, और एग्जैक्टली बीच में यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे था। मैंने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, इधर की तरफ जब मैंने डिस्प्लेस किया तो इस पे नेट फोर्स अभी भी इधर की तरफ लग रहा है। मतलब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहता है। इसको यहाँ पर की तरफ डिस्प्लेस किया, अब इस पे F1 इधर की तरफ लग रही है जो कि बड़ी फोर्स है, F2 उधर की तरफ लग रही है जो कि छोटी फोर्स है। तो इधर की तरफ नेट फोर्स है और इधर की तरफ आना चाहता है। मतलब पहले ही ये चीज देख के मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। क्या ये चीज समझ में आई? बट फिर भी हम और समझते हैं चीजों को। अभी जब इस पे नेट फोर्स इधर की तरफ है तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। बट होगा क्या, होगा क्या? पहले यहाँ पे रेस्ट पे था अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, बट अभी यहाँ पे रेस्ट पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इस पे इधर की तरफ नेट फोर्स लग रही थी, तो ये नेट फोर्स लग रही थी इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ किसी बॉडी पे फोर्स लग रही थी, तो इसकी वेलोसिटी भी इधर की तरफ हो गई, इसकी वेलोसिटी भी इधर की तरफ हो गई। तो जब ये यहाँ पे आया बीच में, तब इस पे नेट फोर्स जीरो हो गई। इस जब यहाँ पे आया बीच में इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे, तो इस पॉइंट पे इस पे नेट फोर्स तो जीरो हो गई। बट क्योंकि ये कुछ दूरी से यहाँ तक आ रहा था, तो इस पे अभी भी कुछ ना कुछ इधर की तरफ वेलोसिटी है, अभी भी इस पे इधर की तरफ कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। ये यहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, फिर इधर की तरफ चला जाएगा। पहले ये ऐसे था, ऐसे था, फिर इसको मैंने इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, अभी वापस यहाँ पे आ गया। बट अभी भी इस पॉइंट पे आने के बाद इसके पास कुछ ना कुछ इधर की तरफ जाने की वेलोसिटी है, तो वो इधर आ जाएगा। अब आया, आया, तो ये यहाँ पे था, और क्योंकि इधर की तरफ कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब एक चीज देखना, ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है, वो इस पे इधर की तरफ कुछ फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, और ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा रिपल्सिव। अभी ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है, तो इस बार ये F1 ज्यादा है और इस बार ये F2 कम है। मतलब इस बार इधर की तरफ नेट फोर्स है, अभी इस बार इधर की तरफ नेट फोर्स है। तो अब ये यहाँ की तरफ जाना चाहता है, अब ये फिर से इक्विलिब्रियम की तरफ, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन की तरफ जाना चाहता है डिस्प्लेस होने के बाद। मतलब हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब इसलिए वापस से इधर की तरफ जाना चाहता है, तो कुछ टाइम के बाद ये वापस से यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्यों? बट जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा तो अभी भी इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इधर की तरफ जाने वाली, फिर से यही साइकिल रिपीट होगी, फिर इधर की तरफ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो अब एक चीज देखिए, हमें यहाँ से दो चीजें समझ में आई। पहली तो ये चीज समझ में आ गई कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि इसको डिस्प्लेस करने के बाद भी ये वापस अपनी इस पोजीशन पे आना चाहता है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब क्या यहाँ पे ऑसिलेशंस हो रही है? क्या यहाँ पे ऑसिलेशंस हो रही हैं? खुद सोचना। ये इक्विलिब्रियम पे था, इसको मैंने डिस्प्लेस करा, ये वापस यहाँ पे गया, ये वापस यहाँ पे गया बीच तक। अब बीच में आने के बाद ये रुका नहीं, ये उधर की तरफ गया, ये उधर की तरफ गया, उधर की तरफ। अब उधर जाने के बाद इसमें नेट फोर्स इधर की तरफ है, तो ये इधर आया। अब इधर आने के बाद ये रुका नहीं, इस पे अभी भी नेट वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, तो इधर आया, इधर आया, मतलब यहाँ आया। तो ऐसे 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 ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। मतलब ये वाला जो चार्ज है, इसको अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, ये प्लस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, और बीच में था स्मॉल क्यू चार्ज। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, तो यहाँ पे ऑसिलेशन स्टार्ट रहेगी, एक्स एक्सिस के अराउंड ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? है ना? आया? आया? आया नहीं? है ना? आया? ठीक है। इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई कि ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, वो एक्स एक्सिस के अराउंड स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और ये ऑसिलेशंस कर रहे हैं, और ये ऑसिलेशंस कर रहे हैं। अच्छा, वाई एक्सिस के अलाउंग क्या है? वाई एक्सिस के अलाउंग क्या है? आओ देखते हैं। तो ये मेरा प्लस क्यू चार्ज,
ये है मेरा प्लस क्यू चार्ज और ये भी है मेरा प्लस क्यू चार्ज। अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे था। अब मैं इसको वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहाँ लेके आ गया, ऊपर लेके आ सकता हूँ, कोई दिक्कत भी है। हाँ, अब ये प्लस क्यू चार्ज और ये क्यू चार्ज, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ दूर, और ये भी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, है ना। ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ। अरे ये तो एफ नेट ऊपर की तरफ आ गई, ये तो एफ नेट ऊपर की तरफ आ गई। मतलब इसको जैसे मैं डिस्प्लेस करूंगा तो ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। वापस आने के लिए तो फोर्स नीचे की तरफ होनी चाहिए ना, ये ऊपर की तरफ ही भाग गया। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ कि डिस्प्लेस करने के बाद वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं लौटा, वो वापस अपनी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं लौट पाया, चला गया। तो वाई एक्सिस कहलाऊंगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। आ गया? आ गया? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था जेईई एडवांस में भी एक बार, ठीक है। आ गया? बिठा दूं इसको? बिठा दूं? अरे है ना, बिठा दूं इसको? ठीक है। अब मैंने कहा क्या कि एक्स एक्सिस के अराउंड ये जो चार्ज है क्यू चार्ज, वो ऑसिलेशंस करेगा। अब अगर किसी क्वेश्चन में इन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड पूछ लिया तो ये काफ़ी मतलब एडवांस लेवल वाले अच्छे सवालों में से आता है एक, कि अगर मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू एंड एक और चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू, ठीक है। ये मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और एक और मेरे पास चार्ज है प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ दिया हुआ है, जैसे 2a। 2a नॉर्मली हमें ऐसा ही दिया हुआ होगा। क्या डिस्टेंस दिया हुआ है? 2a। तो ये भी है a और ये भी है a, ऐसा कुछ 2a डिस्टेंस दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो एग्जैक्टली बीच में ये एक चार्ज है स्मॉल q जो कि इक्विलिब्रियम पे आता है। अब मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट हो गई। मैंने इसको यहाँ पे डिस्प्लेस करके मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया, तो कुछ ना कुछ ऑसिलेशन स्टार्ट हो गई। जब ऑसिलेशन स्टार्ट हुई देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो मान लेते हैं कि मैंने इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस करा, ये डिस्टेंस कितना है x, और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना है a, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a माइनस एक्स। अब ये है डिस्टेंस a और ये है x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a प्लस एक्स। आया? ये डिस्टेंस कितना है a माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा a प्लस एक्स। हाँ, इतना आ गया, इतना आ गया। हाँ, अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये वाला इस वाले चार्ज पे इधर की तरफ कुछ फोर्स लगा रहा होगा F1, और ये वाला जो चार्ज है वो इस पे इधर की तरफ कुछ फोर्स लगा रहा होगा F2। तो अभी F1 और F2 बराबर नहीं होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम पे नहीं है, अभी नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगी, है ना। तो F1 और F2 में से कौन सा बड़ा होगा? जिसका डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस किसका कम है? ये वाला, मतलब F1 बड़ा होगा F2 से। ये डिस्टेंस कम है ना, तो F1 बड़ा होगा F2 से। तो अगर मैं F नेट निकालूं, अगर मैं नेट फोर्स निकालूं, वो क्या होगी F1 माइनस F2। F1 माइनस F2, F1 कितनी आएगी? F1 कितनी आएगी? F1 कितनी आएगी? F1 कितनी आएगी? के क्यू बटे a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू बटे a प्लस एक्स का स्क्वायर, a प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एफ नेट कितना आ जाएगा? के क्यू को मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे ये कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 1/√2
ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस एक्स का स्क्वायर आया, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया के क्यू क्यू और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी और नीचे इनका एलसीएम। तो नीचे इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, ए प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, मैं थोड़ा सा अपने मार्कर को इंक पिला के आ जाऊँ। कर लिया, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू क्यू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये आएगा है ना, ये आएगा। और नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम में, अब यहाँ पे देखना a माइनस एक्स का स्क्वायर है, a माइनस एक्स का स्क्वायर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर मैंने हटाया एंड मैंने इस पूरे पे स्क्वायर चढ़ा दिया, हाँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहाँ पे देखना a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर यहाँ पे इसका था, ये स्क्वायर इसका यहाँ पे है, आ गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का इंटू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इनके पूरे में एक स्क्वायर था, ये इनके पूरे के मैंने स्क्वायर लगा दिया, आया। ठीक है, आ गया, अरे आया ना। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूँ, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूँ, खोल दिया, तो ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, के क्यू क्यू और अंदर क्या बचेगा, 2ax प्लस 2ax मतलब 4ax बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इतना आया, इतना आया है ना, इतना आया। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो x होता है ना, ये जो x जितना हम डिस्प्लेसमेंट देते हैं, x क्या है, कितना डिस्प्लेस हुआ, ये जो x होता है ना वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू a। ये जो x होता है ना वो a के कंपैरिजन में, a क्या है, ये वाली लेंथ, इसकी कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो हम क्या करते हैं, इस a स्क्वायर के आगे इस x स्क्वायर को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर a है 1 मीटर, अगर a है 1 मीटर तो x कितना होगा, कितना, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है जैसे 0.01 मीटर, और 0.01 मीटर का स्क्वायर तो और भी छोटा हो गया। तो समझ में आया, तो इस x को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिंस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, मतलब x इज मच मच स्मॉलर देन a। तो मैं क्या करूंगा, इस a के आगे इस x को इग्नोर कर सकता हूं। तो मेरे पास नेट फोर्स क्या आ जाएगी मेरे पास नेट फोर्स क्या आ जाएगी, के क्यू क्यू 4ax बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह में क्या लिख दूंगा, सिर्फ ए स्क्वायर, क्योंकि इस ए स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर इग्नोर हो गया, इसकी कुछ वैल्यू ही नहीं रही, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ये इग्नोर्ड हो गया, ये इग्नोर्ड हो गया, जीरो। ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है, इसका स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, मतलब ए की पावर 4, ए की पावर 4। अब ऊपर एक ए है और नीचे भी एक ए है, तो मैं यहाँ पे नीचे क्या लिख दूंगा, ए की पावर 3 लिख दूंगा। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया। अब कहीं डाउट आया होगा कि हमने इस x को इग्नोर क्यों नहीं करा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये एडिशन में नहीं है। हम किसी भी चीज को इग्नोर कब करते हैं, जब वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो। जैसे
अगर मैं कहूँ कि 1 प्लस 0.0001, तो मैं इसमें इस चीज़ को इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा है। या तो 1 माइनस 0.0001, इन दोनों को मैं लगभग लगभग 1 बोल सकता हूँ। बट 1 इंटू 0.0001, क्या मैं इसको 1 बोल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये 1 नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में कभी भी मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैं इग्नोर कर सकता हूँ। आया आया। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये दोनों प्लस हो रहे थे ना, ये दोनों प्लस हो रहे थे ना, सॉरी माइनस हो रहे थे ना, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। और जहां मल्टीप्लाई हो रहे थे, जहां मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने वहां पे इसको इग्नोर नहीं करा। आया। तो हमारे पास नेट फोर्स कितनी आ गई? कुछ ना कुछ कितनी आ गई। आया, बहुत बढ़िया। अब नेट फोर्स है हमारे पास। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एम ए इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू 4x। ठीक है, नीचे बटे ए क्यू बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ है ना, हाँ है ना। ये ए क्यू क्या है? ये ए क्यू क्या है? एक काम करो, एक काम करो, ये ए क्या है? ये तो ये वाला डिस्टेंस है, इसको इस वाले ए के साथ वो मत करना कंफ्यूज, ठीक है। इसको मैं आर बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं आर बोल देता हूँ। जहां जहां ए लिखा हुआ है ना, वहां पे आर कर दो। ऐसा हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालूं, अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालूं, वो कितना आ जाएगा? 4k⁴ बटे mr³ अभी जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता तो वो सीख लो, इन एस एच एम की एक इक्वेशन होती है, एक एस एच एम की कंडीशन होती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जिसको ये चीज़ पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ कहाँ से है, ये चीज़ कहाँ से है बता देता हूँ। एस एच एम की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, कि टाइम के साथ ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो कि ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैं वेलोसिटी निकालूं सेम पार्टिकल की, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, हाँ, तो मैं इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर दूंगा, ए साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पे कॉस ओमेगा नहीं है, कॉस यहाँ पे साइन टी नहीं है, साइन ओमेगा टी है। तो चेन रूल के हिसाब से ओमेगा बाहर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब बेसिक मैथ्स इसको नहीं पता, बेसिक मैथ्स 11th की रिवाइज कर लेना। तो अगर साइन थीटा लिखा हुआ है, जैसे जैसे कहाँ लिखा हूँ मैं, जैसे साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है ना, साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, बट डिफरेंशिएट किसके हिसाब से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सिर्फ t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ओमेगा तो यहाँ एक्स्ट्रा बच गया ना, कुछ ना कुछ ओमेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया ना। तो ऐसे केस में क्या होता है? डिफरेंशिएट के टाइम ये ओमेगा बाहर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आया। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, वो क्या हो गया? dv बटे dt, मतलब मैं इस चीज़ का भी डिफरेंशिएट कर दूंगा, कितना आ जाएगा? ओमेगा ए तो वैसा ही रहेगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी। तो माइनस यहाँ आ जाएगा, साइन ओमेगा टी यहाँ आ गया। अब फिर से कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है, ओमेगा एक एक्स्ट्रा है ना अंदर, ये तो टी के हिसाब से हो रहा है डिफरेंशिएट, और अंदर ओमेगा एक एक्स्ट्रा है, तो ओमेगा ये बाहर आ जाएगा। ओमेगा इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। आया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, और ए साइन ओमेगा टी क्या था? एक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं। आ गया। तो इसको छाप लो, मैं मिटा दूं इसको, क्योंकि आगे आगे सवाल करना है। छाप लो इसको, छाप लिया। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ठीक है। तो
अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से कंपेयर करूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूँ, तो एक चीज़ देखना, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये माइनस क्यों लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए। माइनस क्यों लगा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए, जो कि और ज़्यादा समझ में आएगा अगर एसएचएम पढ़ा हुआ हो। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो माइनस लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए लिखा हुआ है, इसका ओमेगा के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, इस माइनस को मैं हटा भी सकता हूँ। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ओमेगा इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना, ए इज इक्वल टू एक्स एक्स। तो ये जो बाकी बच गया वो क्या ओमेगा स्क्वायर होगा? हाँ, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4k क्यू बटे एम आर क्यूब। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4k क्यू बटे एम आर क्यूब, है ना। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा। तो 2 पाई अपॉन ये 1 बाई ओमेगा है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। ये आ गया, ठीक है। अब इसको एक और चीज से मैं लिख सकता हूँ, एक और मेथड से लिख सकता हूँ। फोर इंटू के क्या होता है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, ठीक है। ये 4 इससे कटा, ये 4 इससे कटा, पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, तो 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब बटे क्यू क्यू। पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब बटे क्यू क्यू। अब अगर इसमें 2 पाई को मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अंदर। किसी भी चीज को मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई अंदर जाएगा, क्या बन जाएगा? 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर इस पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब बटे क्यू क्यू। क्या ये चीज दिख रही है? अब दिख रही है ये चीज? अब दिख रही है? ठीक है, अब दिख गया सब कुछ? अब दिख गया सब कुछ? कि यहाँ तक सब कुछ आ गया? कि यहाँ तक सब कुछ आ गया? 2 पाई एम आर क्यूब बटे 4k क्यू क्यू। यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं या तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। आ गया? तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। एक एडवांस लेवल का सवाल भी अच्छे से करवा दिया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? पेंडुलम प्रॉब्लम्स। वो लास्ट लेक्चर होगा हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे। और पेंडुलम प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले इसी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे एक बहुत ही अच्छा सा सवाल करा के हम लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हो गया ख़त्म। तब तक ये चीज़ें लिख लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, सारे जो भी सवाल करें इनको रिवाइज कर लीजिए, इनके फॉर्मूले लिख दीजिए और बस क्या है, मज़े करो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।